नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले ही आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बज़ देखा होगा जिसके अंदर चर्चा चल पड़ी कि बेंगलुरु के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अभी पता नहीं चला है कि ये किस चीज की आवाज थी, लेकिन इससे खिड़की दरवाजे हिलने लगे। पता नहीं किसी ने कोई बॉम्ब गिराया है या फिर कोई फाइटर जेट गिरा है, क्या है। तो बाद में दोस्तों पता चला कि ये एक सोनिक बूम था। जब एक एयरक्राफ्ट टेस्ट फ्लाइट के दौरान साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड से फ्लाई करता है तो ऐसा साउंड होता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर दोस्तों ये भी क्लेम किया गया कि ये सुखोई 30 MKI के द्वारा हुआ है, जो कि एक रशियन डिजाइन्ड मल्टी रोल फाइटर जेट है और इंडियन एयरफोर्स का हैवीएस्ट फाइटर जेट है जो कि सर्विस के अंदर है, और ये 35 टन का है। और जब ये बेंगलुरु के ऊपर से उड़ा तो दोस्तों इसने सोनिक बूम किया और उससे बहुत ज्यादा नॉइस हुई और खिड़की दरवाजे हिलने लगे और सभी शॉक हो गए कि ये क्या इंसिडेंस हुआ है। दोस्तों आज से 23 साल पहले इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा ही एक सोनिक बूम इस्लामाबाद के ऊपर किया था पाकिस्तान में, और उसके बाद में पूरे पाकिस्तानी पैनिक के अंदर आ गए थे और इंसिडेंस ऐसा हो गया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने यूएस के द्वारा बनाए गए F-16 फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करने के लिए भी भेजा था। और इंडिया ने दोस्तों जिस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था उस समय भी वो दोस्तों रिकॉनिसेंस वेरिएंट था MiG-25 का, जो कि हैवीएस्ट फाइटर जेट था उस कैटेगरी के अंदर और सबसे फास्टेस्ट भी था। और दोस्तों सुखोई 30 MKI की तरह ही इसका डिजाइन भी रशिया के अंदर ही बनाया गया था। उस समय ज्यादातर दोस्तों सोवियत यूनियन के बनाए हुए डिजाइन थे और इसी के द्वारा आगे चल के MiG-25R भी बना, जो कि दोस्तों साउंड की स्पीड से 3 गुना तेजी से फ्लाई कर सकता था। और दोस्तों वेटरन जर्नलिस्ट अमित बरूच भी इस इंसिडेंस को, जो कि MiG-25 सोनिक बूम इस्लामाबाद के ऊपर हुआ, अपनी दोस्तों बुक के अंदर भी लिखते हैं और अपने एक्सपीरियंस को भी बताते हैं। और वे बुक के अंदर लिखते हैं कि वे उस दिन इस्लामाबाद में बैठे थे और ये बात है मई 27, 1997 की। तो एकदम से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उसको सुन के वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक MiG-25 जो है इंडियन एयरफोर्स का, उसने एंट्री की है। और उस समय उनके दिमाग में ख्याल में आया कि ये 60,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा है और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तो ऐसा जेट ही नहीं है जो कोई इसके नजदीक जा सके। इवन F-16 भी ऐसा नहीं कर सकता था। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने 1981 के अंदर MiG-25 को इंडक्ट किया था और ऐसे 10 एयरक्राफ्ट खरीदे थे सोवियत यूनियन से, और इससे दोस्तों हमारी 102 ट्राइसोनिक स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेट करती थी। और दोस्तों इस MiG-25 को नेटो ने जो कोड नेम दिया था वो फोक्सबैट था और इससे वेस्ट कंट्रीज फियर से भर जाती थी। इसे जब पहली बार 1967 के अंदर लाया गया था, और दोस्तों ये हालांकि किसी डॉग फाइटर की तरह नहीं प्लान किया गया था, यानी कि इस तरह से नहीं प्लान किया गया था कि ये मुकाबला कर सके, इसके कुछ और रोल था। लेकिन दोस्तों इसने यूएस को मजबूर कर दिया कि वह अपने F-15 और F-16 को जल्दी से जल्दी डेवलप करे 1970s के अंदर। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स शुरू से ही रशिया की मिग डिजाइन फाइटर जेट का इस्तेमाल करता रहा है। इसके अंदर MiG-21 भी शामिल है जिसका बाइसन वर्सन हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और MiG-25 जो थी वो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वाड्रन थी जो इंडिया के पास थी, या सबसे कम संख्या में फाइटर जेट आप कह सकते हैं इंडिया ने मिग के खरीदे थे। लेकिन दोस्तों ये रिकॉनिसेंस मिशन के लिए थे, स्पेशली दोस्तों इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। और इंडिया ने दोस्तों इसके बहुत ज्यादा सीक्रेट ही रखा है और इसकी क्षमता का पूरा उपयोग किया है, स्पेशली बॉर्डर के ऊपर चाइना और पाकिस्तान की गतिविधियों को नोट करने में और उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने 2006 के अंदर इसे रिटायर कर दिया, क्योंकि दोस्तों इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और सर्विलियंस के लिए अन्य मेथड भी आ गए थे जिनके अंदर यूएवी भी शामिल है और सैटेलाइट भी शामिल है। तो ऐसे में दोस्तों और अन्य ऑप्शन आने के बाद इसे रिटायर करना पड़ा। लेकिन दोस्तों ये MiG-25 जो रिटायर हो गया, आज भी पुराने इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो इसे याद करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा फाइटर जेट पता नहीं क्यों दोबारा नहीं बना, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी जो खासियत थी, ये एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर ने इंडियन एक्सप्रेस को एक फेजिंग आउट सेरेमनी के दौरान बताई, जो कि 2006 के अंदर थी। उन्होंने कहा कि एक सिंगल मिशन के अंदर ये फाइटर जेट एक पाकिस्तान जैसी पूरी कंट्री को नाप सकता है और उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। और दोस्तों एक दूसरे एयर ऑफिसर ने कहा कि ये फाइटर जेट इतनी ऊंचाई पे भी बहुत अच्छी तरह देख सकता है। नॉर्मली हम जिस ऊंचाई पे उड़ते हैं उस ऊंचाई पे ये पूरी हिमालयन रेंज को देख सकता है, वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ में, और अन्य किसी फाइटर जेट में ऐसी क्षमता नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।